So hello students, this is our lecture number 2 of salt analysis, जहां कुछ बचे खुचे reagents हमारे पास हैं, हम वो आज करने वाले हैं. So reagents that we will be discussing for today are sodium carbonate, sodium oxalate, sodium chromate, ये पढ़ेंगे. देन सोडियम थायोसल्फेट. यहां पर सोडियम का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, नेगेटिव आयंस का ही सिग्निफिकेंस है. सोडियम थायोसल्फेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट H2S. H2S मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो इतनी चीजों को आज हम खत्म करेंगे हमारे लेक्चर 2 में, और इसके बाद प्रॉपर जो टेस्ट्स हैं कैटायन एनालिसिस, एनायन एनालिसिस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे. ठीक है, तो चलिए. लास्ट क्लास में हमने पोटेशियम आयोडाइड कर लिया था. सोडियम कार्बोनेट से शुरुआत करते हैं. सोडियम कार्बोनेट. तो जो सोडियम कार्बोनेट है बेटा, और सोडियम ऑक्जेलेट है, क्रोमेट है, ये आपने पढ़ा हुआ है. ये इसमें कुछ नया खास मैं नहीं बताऊंगा, जो पीछे पढ़े हुए हैं वही रिपीट होगा. बट ठीक है, लिख लीजिएगा एक बार फिर से, क्या है, रिवाइज हो जाएगा. जितनी बार लिख जाए अच्छा है. ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट की पहले सॉल्युबिलिटी लिखेंगे. तो ऑल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं. आर वाटर इनसॉल्युबल, आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, कौन था जो सॉल्युबल था? अमोनियम सॉल्युबल था और ग्रुप 1 सॉल्युबल था. ग्रुप 2 के भी सभी कैटायंस के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो सब इनसॉल्युबल होते हैं. तो ये हुआ सोडियम कार्बोनेट. कलर की बात करी जाए तो S ब्लॉक हो गया, या फिर P ब्लॉक हो गया, या फिर जिंक हो गया, जिंक +2 वाला कैटायन, ये सभी के कार्बोनेट्स आपको व्हाइट मिलेंगे. बट डी ब्लॉक के कार्बोनेट्स आपको कलर्ड मिलेंगे. ठीक है, डी ब्लॉक के कार्बोनेट्स आपको कलर्ड मिलेंगे. डी ब्लॉक ऑब्वियसली जिंक 2+ को एक्सेप्ट करते हुए ये आपको कलर्ड मिलेंगे. दीज विल बी कलर्ड. डी ब्लॉक कार्बोनेट्स आर कलर्ड. देन बात आती है इनके जो प्रेसिपिटेट्स हैं, उन प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मूला क्या होता है. ये शायद नई बात है आपके लिए, लिख लीजिएगा. जैसे कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला बताना है मुझे, तो प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से. अगर मेटल +1 में, फिर मेटल +2 स्टेट में, एंड मेटल +3 स्टेट में, तो जब मेटल +1 स्टेट में होता है, इट सिंपली फॉर्म्स कार्बोनेट, दैट इज M2CO3. सॉरी, मेटल +1 स्टेट में, तो हाँ ठीक है, M2CO3 फॉर्मेशन होता है. मेटल +2 स्टेट में है, तो इसमें साथ ही साथ कार्बोनेट का तो प्रेसिपिटेट बनता है, बट साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट हो जाता है, MOH होल ट्वाइस. तो एक तरह का डबल सॉल्ट जैसा बन जा रहा है. तो M अगर +2 में है तो कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट हो जाता है. ऑब्वियसली देयर आर some exceptions, except ऐसा नॉर्मली होता है. +2 वाला मेटल कैटायन है, तो कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट होता है, एक्सेप्ट कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम. कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड फेरस. अब इसको मैं आपको समझाता हूं क्यों ऐसा हो रहा है. देखो, ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जब आपने कार्बोनेट डाला है, रीजन समझिएगा, जब आपने कार्बोनेट डाला है तो कार्बोनेट सफिशिएंटली हाइड्रोक्साइड्स भी पैदा कर देते हैं सॉल्यूशन में. बेसिक करते हैं ना सॉल्यूशन को. तो जब कार्बोनेट डलेगा तो सॉल्यूशन में सफिशिएंट हाइड्रोक्साइड पैदा हो जाता है, और सफिशिएंट हाइड्रोक्साइड पैदा होने की वजह से
सफिशिएंट हाइड्रोक्साइड पैदा होने की वजह से जो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो भी प्रेसिपिटेट होने लग जाते हैं, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स भी प्रेसिपिटेट होने लग जाते हैं। बट जब बात करोगे आप कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम की, तो इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये तो सॉल्युबल हैं, भारत सरकार याद करो, तो इनके तो सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स हैं, और सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स होने की वजह से ये कुछ डबल प्रेसिपिटेट नहीं बना रहे हैं, सिंगल इनका कार्बोनेट ही प्रेसिपिटेट होता है। और जब बात आती है फेरस की, तो जो फेरस का हाइड्रोक्साइड है ये, इसका केएसपी भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा हाई रहता है। तो बात यही है कि जो ये हाइड्रोक्साइड जनरेट कर रहा है तो इतना सफिशिएंट नहीं है ये कि फेरस का प्रेसिपिटेट बनवा दे। तो इसमें आप लिख सकते हो हाई केएसपी वैल्यू। तो हाई केएसपी वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्साइड की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। देन जब आप +3 की बात करोगे तो +3 के कार्बोनेट से ज्यादा हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट होते हैं, बिल्कुल हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट होते हैं। तो यहां पर आपको कार्बोनेट नहीं मिलेगा, आपको हाइड्रोक्साइड ही मिल जाएगा। तो +3 में कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट पाना बहुत मुश्किल है, वो हाइड्रोक्साइड ही प्रेसिपिटेट हो जाता है, क्योंकि वेरी लो केएसपी होती है इनकी, वेरी लो केएसपी। अभी ये इसका एक हिंट आगे भी आएगा, वहां आपको बताऊंगा मैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये +3 वाले हाइड्रोक्साइड्स बहुत ही लो केएसपी होती है। तो ये एक शायद आपके लिए नई बात थी, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स तो हैं, प्रेसिपिटेट्स को घोला किस में जाता है, तो कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग बेस है, साथ ही साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट भी देता है। तो इनके जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं वो डाइल्यूट एसिड्स में घुल जाएंगे, साथ ही साथ वीक एसिटिक एसिड में भी घुल जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ऑल इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स या फिर ऑल कार्बोनेट्स आर soluble in dilute HCl slash dilute H2SO4 slash dilute HNO3 as well as in acetic acid, रीजन आपको पता है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ अगले रिएजेंट पे, दैट इज सोडियम क्रोमेट। सो क्रोमेट के बारे में भी आपको पता है, क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी भी आपको पता है। ये हमने याद किया था सॉल्युबल वाली चार्ट में, वो साली वाली कहानी पढ़ी थी हमने, और उसमें था ये क्रोध। तो इसका सॉल्युबिलिटी कुछ इस तरह से था, सॉल्युबिलिटी कुछ इस तरह से था, साली को आया क्रोध, और क्रोध में आज हो गई लाल पीली, ऐसा हमने पढ़ा था, आज हो गई लाल पीली, बट सारे बाराती पागल, ऐसा हमने पढ़ा था। याद हो गया, कलर भी याद आ रहा है। तो ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट दिस, all are soluble except this, and when we talk about the solubility of this, जब इसकी solubility की बात करें तो strong base तो है, तो ये घुल जाता था dilute acids में, like soluble in dilute HCl, dilute H2SO4 एंड डाइल्यूट HNO3। यहां पर कोई दिक्कत नहीं था, इन सब में घुल जा रहा था, ठीक है। लेकिन दिक्कत आ रही थी इसमें एसिटिक एसिड के साथ, और एसिटिक एसिड में वही वाला क्रोमेट घुलता है जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है, और वो कोई और नहीं स्ट्रोंशियम का क्रोमेट था। तो ओनली, दूसरी बार लिख रहे हैं आप, ये चीज लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओनली स्ट्रोंशियम क्रोमेट
SrO4 is soluble in एसिटिक एसिड। बहुत काम आएगा ये आगे टेस्टिंग में। बस इतनी सी बात थी। सिमिलरली ऑक्जिलेट्स में भी कुछ खास नहीं है। ऑक्जिलेट्स में Na2C2O4, तो ऑल आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, ये इनसॉल्युबल वाली चार्ट में लिखा था आपने, एक्सेप्ट अमोनियम, देन कम्स ग्रुप 1, और एक लिखा था हमने फेरस ऑक्जिलेट, एक लिखा था फेरस ऑक्जिलेट FeC2O4। इसमें ना बेरिलियम ऑक्जिलेट भी कहीं कहीं आता है, क्योंकि थोड़ा बॉर्डर लाइन सॉल्युबिलिटी है, तो कहीं कहीं सॉल्युबल बोल देता है, कहीं कहीं इनसॉल्युबल बोल देता है। तो बेरिलियम कार्बोनेट भी, सॉरी बेरिलियम ऑक्जिलेट भी है, बट वो डिपेंड करता है। कोई इसको सॉल्युबल बोल रहा है तो भी गलत मत बोलना, इनसॉल्युबल बोल रहा है तो भी गलत मत बोलना। ठीक है, तो बेरिलियम कार्बोनेट को भी आप सॉल्युबल मान सकते हो, काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया ऑल आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट दिस। और बात आई थी सॉल्युबिलिटी की, तो इसमें कलर की बात करूंगा तो वाइट ही है, ऑल आर वाइट एक्सेप्ट फेरिक ऑक्जिलेट। फेरिक ऑक्जिलेट की बात की जाए Fe2C2O4 होल थ्राइस। ये बात मैंने उस दिन भी आपको बताई थी जिस दिन कलर्स पढ़ाया था, क्योंकि ऑक्जिलेट जो है वो ऑक्जी एनायंस के पोलराइजेबिलिटी में बॉर्डर लाइन में आ रहा था। याद आ रहा है? चेक करिएगा चाहे एक बार। ऑक्जिलेट बॉर्डर लाइन में आ रहा था, तो मैंने बताया था उसमें कि फेरिक ऑक्जिलेट ही कलर्ड होता है, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है, दिस इज ब्लू इन कलर, दिस प्रेसिपिटेट। देन अगेन ऑक्जिलेट जो है वो ऑक्जेलिक एसिड दे रहा है जब उसको डिसॉल्व कर रहे हैं हम। ऑक्जेलिक एसिड इज नॉट अ वोलेटाइल प्रोडक्ट, बट ऑक्जिलेट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, so it will be very soluble in dilute acids, dilute strong acids like HCl, HNO3 and H2SO4. But when we talk about acetic acid, the one which is most soluble among insoluble salts will get dissolved. समझ गए? और वो था बेरियम। तो लिख लीजिएगा, all oxalates are soluble in dilute HCl, H2SO4, HNO3, इसके साथ सब soluble है, but only barium oxalate BaC2O4 is soluble in weak acetic acid CH3COOH. Only this is soluble in CH3COH. ठीक है, एक्सेप्शनल केस में लिखे थे हमने इसको। ठीक है, इसको एक्सेप्शनल केस में हमने लिखा था, एक्सेप्शनल केस में लिखा था हमने इसको, याद होगा आपको। और जहां तक हमने इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करी थी, तो एक बार आप लोग चेक करिएगा वैसे खुद से, लेकिन मुझे जो याद आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी की जब ऑक्जिलेट्स की बात करी थी हमने, तो बेरिलियम ऊपर आ जा रहा था क्या, सबसे ज्यादा, बेरियम से भी ज्यादा बेरिलियम आ रहा था शायद, और बेरियम था फिर बेरिलियम था। तो अमंग्स ग्रुप टू ऑक्जिलेट्स बेरिलियम वाज द मोस्ट सॉल्युबल वन, और बेरियम जस्ट उसके बाद आता था। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल था, एकदम इरेगुलर सा ट्रेंड था इसका, इसकी सॉल्युबिलिटी का। एक बार उसको याद कर लीजिएगा फिर से। ठीक है, लिखवाया होगा मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते समय, वहां से देख सकते हैं। देन आ जाइए सोडियम थायोसल्फेट में, हाइपो। द नेक्स्ट रिएजेंट टू बी डिस्कस्ड इज हाइपो Na2S2O3। तो Na2S2O3 का
जब आप सॉल्युबिलिटी लिखेंगे तो आपको पता ही है, ऑल आर वाटर इनसॉल्युबल, सॉरी वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट। अब एक्सेप्शंस क्या क्या थे इसके? थी साली, लास्ट लाइन था ये, थी साली इतनी सुंदर कि आज भी क्यों ना होंगे। तो ना होंगे के लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स कैटायन बताया था मैंने, ना होंगे, होंगे में डबल था, ये भी था, और Hg22+ भी था। बाराती पागल, यही लाइन थी। तो ये लोग बनाते हैं प्रेसिपिटेट, बाकी होते हैं सॉल्युबल। हम बात करेंगे इनके कलर की, इन्हीं के प्रेसिपिटेट्स के कलर की, तो कलर भी लिख लीजिए। तो जो सिंपल थायोसल्फेट सॉल्ट्स हैं, सिंपल थायोसल्फेट सॉल्ट्स, ये वाइट निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स वाला है, जो कॉम्प्लेक्स है, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, NiEN3+2 है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए S2O3। दिस इज पर्पल इन कलर, and obviously the reason behind the color is DD transition, because nickel is in +2 state, so DD transition is well possible. So reason for the color is DD transition, so DD transition की वजह से यहाँ कलर है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अगला, जब हम बात करते थे इसके सॉल्युबिलिटी की, दैट इज डिसोल्यूशन की, तो क्या आपको ये बात याद आ रही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता था, इसका डिसोल्यूशन हम कैसे कराते थे? H+ देके नहीं, कॉम्प्लेक्स बना के। बाकी क्रोमेट्स, ऑक्सलेट्स एंड कार्बोनेट्स, यहां हम डिसोल्यूशन कैसे करा रहे थे? एसिड देकर। ठीक है, एसिड देकर बना रहे थे। बट हाइपो के केस में डिसोल्यूशन इज डन बाय एडिंग एक्सेस ऑफ हाइपो। सो डिसोल्यूशन इज डन by adding excess of hypo, that is Na2S2O3, excess of hypo डाल के डिसोल्यूशन कर रहे हैं। और ये जो हाइपो है S2O3 2-, इसको मैंने कुछ इस तरह से आपको याद कराया था कि ये WFL है, और WFL होने की वजह से P ब्लॉक के कैटायंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करता है। दूसरी बात कि ये चिलेशन भी कर रहा होता है, और चिलेशन से स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो जो D ब्लॉक कैटायंस हैं, उनके साथ भी ये कॉम्प्लेक्स बनाने में ज्यादा हिचकिचाता नहीं है, ये उनके साथ भी ठीक ठाक कॉम्प्लेक्सेशन कर लेता है। तो ये उन एनायंस या लाइगेंड्स में से एक है जो कि P ब्लॉक और D ब्लॉक सभी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स को कॉम्प्लेक्स बनाकर उसको डिसॉल्व कर देता है। याद आ गई बात? तो मैं यहां पर एक बात और लिखना चाहूंगा, लिखेंगे इस लाइन को, ऑल इनसॉल्युबल। लेकिन इसके साथ क्या होगा, अब आपके मन में आ रहा होगा, अगर सर ये भी प्रेसिपिटेट है, इसका क्या होगा? इसमें एक्सेस में डालेंगे तो क्या होगा? ये तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्या? नहीं, इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा, तो लिखेंगे इसका कुछ नहीं होगा, ये तो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ही रह जाएगा। ऑल इनसॉल्युबल सिंपल थायोसल्फेट्स, सिंपल वर्ड इसीलिए लिखा जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है उस कॉम्प्लेक्स वाले प्रेसिपिटेट को। ऑल इनसॉल्युबल सिंपल थायोसल्फेट्स are soluble in excess thiosulfate, are soluble in excess thiosulfate। लेकिन क्या कोई है जो नहीं बनाएगा थायोसल्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स? आप देखो उनके लिस्ट में देखो, आप प्रेसिपिटेट्स में, ये डी ब्लॉक का बना लेगा, पी ब्लॉक का बना लेगा, डी ब्लॉक का बना लेगा, ये कॉम्प्लेक्स है, ये तो नहीं बनाएगा। ये पी ब्लॉक के बना लेंगे,
पीबी पी ब्लॉक का बना लेगा, बट बेरियम कौन से ब्लॉक का है भाई? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक वालों के पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ना के बराबर होती है, और इस वजह से बेरियम जो है, बेरियम का जो ऑक्जिलेट है उसमें आप एक्स्ट्रा ऑक्जिलेट भी डालते जाओ, वो फर्दर कॉम्प्लेक्सेशन करने वाला नहीं है, वो फर्दर डिसॉल्व होने वाला नहीं। तो एक्सेस थायोसल्फेट में सभी घुल जाते हैं, क्या एक्सेप्शन है इसका? एक्सेप्ट बेरियम ऑक्जिलेट। कॉमन सेंस भी है, क्योंकि एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो एक्सेस डालने से कोई फर्दर डिसोल्यूशन वहां होने वाला है। ओके, अब एक और लिख लीजिए, छोटा सा है, सल्फेट लिख लीजिए, और सल्फेट लिखने के बाद हम सीधे आ जाएंगे H2S पे। तो सल्फेट लिख लीजिए। नेक्स्ट इज सल्फेट Na2SO4। तो सल्फेट की सॉल्युबिलिटी पढ़ लीजिए और फिर देखेंगे कि वो कैसे कैसे डिसॉल्व हो सकता है। अभी हम बस प्रेसिपिटेट्स और डिसोल्यूशन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, प्रेसिपिटेट्स और उसके डिसोल्यूशन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग रिएजेंट के। ठीक है, ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल, दे आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, साली को देखकर आज हो गए आज हो गए सारे बाराती पागल। एक बार आप वो जो हमने लिस्ट लिखा था उससे एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर यहां पर सिल्वर आता था कि नहीं। मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, आप एक बार देख लीजिए। तो उसमें सिल्वर आता था ना, आज हो गया था कि हो गए था? आज भी था शायद उसमें, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे मेरे को जहां तक याद आ रहा है तो आज भी वहां पर था। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। देन व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी कुछ ऐसी थी, सॉल्युबिलिटी के बाद डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो भाई सल्फेट जो है वो ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बेस है और ना ही वो कोई वीक एसिड से आया हुआ है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी नहीं घुलता जब तक आप बहुत कंसंट्रेट ना कर दो उनको, लाइक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें घुल जाता है। तो लिखता हूं मैं पॉइंट, लिखिएगा साथ में कि सल्फेट नॉट soluble in, I mean insoluble sulfates, okay? Insoluble sulfates are not soluble in dilute acids, in strong concentrated acid like sulfuric acid, it becomes soluble, it becomes soluble by formation of HSO4 माइनस। आपको मैंने बताया था सल्फेट को H+ खिलाना है, तो वो आसान काम है नहीं, क्योंकि वाटर प्रेजेंट होता है वहां पर और वाटर H+ खा लेता है। वाटर प्रेजेंट होता है और वाटर H+ खा लेता है, बट सल्फेट को H+ खिलाना है तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड देना पड़ेगा और पानी कम होना चाहिए। तो पानी कम कब हो सकता है बेटा? जब आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड हो, ना कि डाइल्यूट एसिड। डन? तो ठीक है, इसमें भी कुछ खास था नहीं। अब स्वागत करिए H2S का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी तो एकदम ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि 100% H2S को पढ़ लेंगे हम, बट जो मैक्सिमम H2S है, उसका जो मैक्सिमम काम है, जो एकदम इंपॉर्टेंट काम है, जो आपको एकदम आना ही चाहिए, वो हम पढ़ के जाएंगे अंदर फिर। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि जो H2S आपके पास है वो आपको 3 तरह से मिलता है। ठीक है, लैब में हम इसका इस्तेमाल 3 तरह से करते हैं। एक रहता है, ये ऐसा लिखा रहेगा
NaOH with H2S, इसको ऐसे भी लिख देते हैं लोग, Na2S ऐसा भी लिखा रहता है कभी कभी, या फिर ऐसा भी लिखा होता है H2S इन बेसिक मीडियम, ये एक ही बात है सब, ठीक है। या फिर H2S आपको ऐसा मिलेगा कि प्योर H2S गैस इज पास्ड, तीन तरह से अवेलेबल है, ध्यान से देखना। और तीसरा मिलेगा आपको H2S विथ HCl, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो H2S विथ H+, ऐसा भी रहता है, ठीक है। तो ये एसिड के साथ हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि ये पता करना है पहले तो कि किस वाले H2S में, तीनों H2S है बट H2S के साथ उसकी जो कंडीशंस हैं उनको थोड़ा सा बदला गया है। आपको ये पता करना है कि तीनों में से किसके पास सबसे ज्यादा सल्फाइड की कंसंट्रेशन है, सबसे ज्यादा सल्फाइड की कंसंट्रेशन किसके पास है तीनों में। तो ये आंसर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज यू नो दैट H2S जो है वो एक काफी वीक एसिड है और वो बहुत इनफ सल्फाइड तो जनरेट नहीं कर पाता है, बट ठीक है फिर भी सल्फाइड जनरेट तो करेगा, कुछ इस तरह से वो सल्फाइड जनरेट करेगा। और अगर आपने इसमें बेस डाल दिया, तो बेस डाला तो उस बेस ने H+ को खाया, आपने बेस डाला तो उस बेस ने H+ को खाया, और अगर वो H+ को खा रहा है हाइड्रोक्साइड और H+, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की वजह से सल्फाइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पहले वाले में सल्फाइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, तीसरे वाले में आपने तो और एसिड डाल दिया है, और आपको पता है कि वीक एसिड का जो डिसोसिएशन है काफी कम हो जाता है जब हम उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, कॉमन आयन इफेक्ट बोलो, ली चैडले प्रिंसिपल बोलो, बेसिक बातें हैं बहुत। तो ये आपको पता हो गया कि अगर ये तीन केसेस मैंने लिखे, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3, सो सल्फाइड की कंसंट्रेशन वाइज अगर मैं इनको अरेंज करूं, सो आई विल गेट कि फर्स्ट में सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंड वाला बीच का है, और थर्ड में सबसे कम अमाउंट ऑफ सल्फाइड आएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, थर्ड में सबसे कम अमाउंट ऑफ सल्फाइड आएगा, सबसे कम अमाउंट ऑफ सल्फाइड आएगा थर्ड में। नाउ अब बात आती है सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी और जो भी डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो। तो पहले इसके प्रेसिपिटेट्स बहुत मजेदार हैं, इनको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि हम नॉर्मली क्या लिखते हैं सल्फाइड्स के प्रेसिपिटेट, सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ऑल सल्फाइड्स आर वाटर सॉल्युबल, सॉरी वाटर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल वाले चार्ट में आता था ये, एक्सेप्ट अमोनियम को कहते थे, अमोनियम घुल जाता है, और ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों घुल जाते थे, अमोनियम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये थे। ध्यान से सुनिएगा, भी आगे इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं काफी, और अगर आप एक एक करके नहीं समझते चलेंगे, जैसे ये पॉइंट नहीं समझे बिना आप आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको थोड़ी देर में लगने लगेगा कि मैं क्या करा रहा हूं, आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ। तो एक एक पॉइंट को दिमाग में पहले बैठाते हुए आगे बढ़ेंगे कि हाँ ठीक है ये पॉइंट समझ आ गया, पॉज करो, देखो हाँ ठीक है ये पॉइंट समझ आ गया, ये पॉइंट समझ आ गया, इस पॉइंट में क्या बोला मैंने वो समझ आ गया, एक एक पॉइंट लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली बोलते हैं वैसे। तो अगर मैं बात करूं Na2S में, Na2S में कौन कौन है जो इनसॉल्युबल होगा, ये सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं हम, सॉल्युबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी इन Na2S, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये लोग पानी में इनसॉल्युबल हैं, पानी में अगर ये इनसॉल्युबल है, नॉर्मल पानी में जब हम सल्फाइड विथ अमोनियम डालते हैं, सल्फाइड विथ अमोनियम डालते हैं तो वो सॉल्युबल है, इनके अलावा सब इनसॉल्युबल है, ठीक है ना, इनके अलावा सब इनसॉल्युबल है। तो यार Na2S में
तो सल्फाइड की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, हम सल्फाइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो ये वाला जो केस है इट इज सिमिलर टू कि जैसे आप नॉर्मल पानी में बात कर रहे हो, ठीक है, इट इज सिमिलर टू जैसे आप नॉर्मल पानी में बात कर रहे हो। मेरी बात को समझना, देखो जब आप ये पानी में बात कर रहे हो इसमें आप क्या बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि यू हैव प्रोवाइडेड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयन। अब वो सफिशिएंट का कोई डेफिनेशन नहीं है कि कितना, sufficient amount of sulfide ion you have provided and then you have added the respective cations and then आपने देखा कि अच्छा इसके साथ प्रेसिपिटेट आ रहा है, इसके साथ प्रेसिपिटेट आ रहा है, इसके साथ नहीं आ रहा है, ऐसा आपने चेक किया। जब भी हम ये वाटर में सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं तो हम कुछ इसी तरह से करते हैं कि हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनायन डाल दिया है और उसके बाद हम कैटायंस को डालकर टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये प्रेसिपिटेट आ रहा है या नहीं, ये प्रेसिपिटेट आ रहा है नहीं। तो भाई जब Na2S की बात करी जाए तो इसमें भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयंस है, और अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयंस है तो जिनकी जिनकी प्रेसिपिटेट करने की नेचर है वो सब प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। समझ आ गया? जैसे ये सभी जो वाटर इनसॉल्युबल ऊपर मैंने लिखा है, इन सभी की प्रेसिपिटेट करने का टेंडेंसी है, तो ये सभी प्रेसिपिटेट Na2S में कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने सल्फाइड कम किया तब क्या होगा? अगर आपने सल्फाइड कम करने लगे आप तो क्या होगा? तब दिक्कत हो सकती है। तो सल्फाइड कम कर रहे हो तो इसका मतलब है कि जो ज्यादा इनसॉल्युबल होंगे, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होगी, वो थोड़ा सा सल्फाइड लेके भी प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होगी वो थोड़ा सा भी सल्फाइड लेकर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है आपने ऐसा करना होता है M प्लस फिर सल्फाइड, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो KSP के बराबर होता है। करते तो यही है, और जैसे KSP अटेन होता है तो आफ्टर दैट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स। तो समझो मेरी बात को, अगर आप इस सल्फाइड को कम करने लगोगे तो बहुत ज्यादा कैटायन लगेगा KSP अचीव करने में। और नॉर्मली जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होता है उसमें आप एक लिमिट से ज्यादा कैटायन डाल नहीं सकते, कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं हम उसमें। नॉर्मली जब हम टेस्टिंग करते हैं तो वी हैव गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो उस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि अगर आप सल्फाइड को कम करो ना तो इसमें जो थोड़े ठीक ठाक सॉल्युबल वाले इनसॉल्युबल सॉल्ट्स थे, समझ रहे हो बात, थोड़े ठीक ठाक सॉल्युबल वाले इनसॉल्युबल सॉल्ट्स थे, क्या पता वो प्रेसिपिटेट ना करें, उनमें से कुछ ही प्रेसिपिटेट करें जो बहुत जिद्दी प्रेसिपिटेट्स हैं। जिद्दी प्रेसिपिटेट्स मतलब जो बहुत हाईली इनसॉल्युबल हैं, तो वो थोड़े से सल्फाइड को पाकर भी हो सकता है प्रेसिपिटेट कर जाए। सो आई होप आपको भी लॉजिक समझ आया होगा क्या बोल रहा हूं मैं। अब आगे देखते हैं। तो जब मैं Na2S की बात करता हूं तो इसमें बिल्कुल सेम सॉल्युबिलिटी रिपीट होती है। यहां पर ऑल आर इनसॉल्युबल, अगेन ऑल आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट same thing I am writing down again, ammonium group 1 and group 2. But now I am talking about H2S in HCl, इसकी बात कर रहा हूं। H2S in HCl बहुत जरूरी चीज है। H2S in HCl की जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, H2S in HCl की जब बात होती है तो यहां पर सल्फाइड बहुत कम है ना, एसिड डाल दियो आप, सल्फाइड वेरी लो। तो बहुत लो सल्फाइड होने की वजह से जो बहुत ही ज्यादा इनसॉल्युबल वाले प्रेसिपिटेट्स हैं वही प्रेसिपिटेट करेंगे। और ये कौन है, ये हम जब टेबल बनाएंगे तो उसमें आपको देखेंगे भी आप, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो कैटायंस हम बनाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको यहां लिख देता हूं, फिर आप देखोगे इसकी सिमिलैरिटी जब हम कैटायन एनालिसिस का टेबल बनाएंगे। अगर आपने स्कूल्स वगैरह में पढ़ा है तो आपने देखा होगा ग्रुप 0 ग्रुप 1 ग्रुप 2 इस तरह से क्लासिफाई करा गया है कैटायंस को अलग अलग तरीके से। तो इसमें बेटा आज होंगे पागल, पहली लाइन, आज होंगे पागल, देन पागल कुत्ता भी होगा कैद, पागल कुत्ता भी होगा कैद,
भी होगा कैद, कैद से कैडमियम। और लास्ट लाइन आती है सबसे सुंदर ऐश्वर्या, सबसे सुंदर ऐश्वर्या, ऑक्सीडेशन नंबर +3+5, Sn का +2 +4, Sb का +3 +5। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये लेड 2 बार क्यों आ गया है, तो ये हम जब ग्रुप्स की स्टडी करेंगे वहां बता देंगे क्यों आ गया है 2 बार, बट आप अभी एक ही बार सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों लाइन से याद हो गया। तो ये लोग प्रेसिपिटेट करेंगे, दीज ऑल प्रेसिपिटेट्स, ये प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। तो लेट्स कॉल देम एक्स, इनको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले बहुत ज्यादा लोग इनसॉल्युबल थे, समझो मेरी बात, पहले बहुत ज्यादा लोग इनसॉल्युबल थे, अभी भी कुछ लोग इनसॉल्युबल हैं, बट इससे काफी कम लोग इनसॉल्युबल हैं अभी। पहले वाले केस से काफी कम लोग इनसॉल्युबल हैं अभी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सल्फाइड कम कर दिया है। अब अगर मैं तीसरा केस लूं प्योर H2S में, इन H2S अगर ऐसा लिखा हुआ है इन H2S, तो भाई क्या सोचना है आपका। अब ये जब बात हम कर रहे हैं इन H2S, तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन हमने कम तो करी है बट बहुत कम नहीं करी है। तो एक बात तय है कि ये जो X थे, ये पूरे को मैं X कह रहा हूं, तो ये जो पूरे ग्रुप ऑफ कैटायंस थे ये इतने कम सल्फाइड की कंसंट्रेशन में प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं, इतने कम सल्फाइड की कंसंट्रेशन में प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं, तो भाई अगर तुम H2S में डालोगे तो ये तो प्रेसिपिटेट होंगे ही होंगे, निश्चित है, होंगे ही होंगे, निश्चित है। तो X तो होगा ही होगा, X तो होगा ही होगा। क्या पता कोई और भी है जो प्रेसिपिटेट हो जाए, हो सकता है, क्योंकि सल्फाइड आपने बढ़ाया है ना थोड़ा। अब जो बढ़ाया है आपने, अब उसमें कौन है जिसकी KSP मैच होकर प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, याद ही करना पड़ेगा। बट हाँ लॉजिकली ये समझ आ रहा है कि हो सकता है कि कुछ और भी प्रेसिपिटेट हो जाए। अगर कुछ और भी प्रेसिपिटेट नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई हो रहा है तो वो याद रखना पड़ेगा। जी हां, तो आपको याद रखना पड़ेगा जिंक सल्फाइड है, ये एक एक्स्ट्रा है अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज कैटायंस प्रीवियसली डिस्कस्ड, उनके साथ जिंक का सल्फाइड भी है जो H2S में प्रेसिपिटेट कर जाता है, जो H2S में प्रेसिपिटेट कर जाता है, ठीक है। अभी इनके ना कलर लिखेंगे, थोड़े कलर लिखेंगे। अगला पॉइंट, कलर ऑफ इनसॉल्युबल सल्फाइड्स। तो ये भी बात मैंने आपको बताई थी थोड़ी कि जो सल्फाइड्स होते हैं जनरली काले कलर के ही हैं, इनके प्रेसिपिटेट्स शाइनी ब्लैक होते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो अलग कलर के हैं, तो उनको याद करेंगे अच्छे से। तो ब्लैक, जनरली सब ब्लैक ही हैं प्रेसिपिटेट्स। जो काम के प्रेसिपिटेट्स आपके हैं मैं उनको लिख रहा हूं, PbS हो गया, सिल्वर का सल्फाइड हो गया, मर्क्यूरिक सल्फाइड हो गया, FeS हो गया, CuS हो गया, COS हो गया एंड NiS हो गया। ये ब्लैक है। व्हाइट में तो आपको पता है कौन आने वाला है, ऑब्वियसली जिंक, हमेशा व्हाइट। देन आता है पिंक कलर्ड, पिंक कलर्ड या बफ कलर्ड लिखते हैं, तो इसको मैं इस तरह से याद करवाता हूं। बफ लिख रहा था तो बफर लिखा गया, देखो। तो बफ या पिंक कलर, ये ना मांस, मांस किस कलर का होता है, मांस, मांस जानते हैं ना, तो मांस आपने देखा होगा पिंक कलर का ही तो होता है। तो हाँ, पिंक कलर का कौन होता है, मांस, मांस। फिर कद्दू जानते हैं, कद्दू, कद्दू CD, तो कद्दू येलो कलर का होता है, CDS, तो ये CDS कद्दू याद रखेंगे। देन आता है ऑरेंज और ब्लैक ब्राउन, ये है आपके ऑरेंज और ब्लैक ब्राउन, जो तीन थे ना सबसे सुंदर ऐश्वर्या, ये उनके कलर्स हैं। तो ब्लैक ब्राउन में एक बिस्मत आएगा और एक SN आएगा, बिस्मत आएगा और SN+2 आएगा। ऑरेंज में सिर्फ एक आता है SB,
और Sb के दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5, एक बच गया Sn+4 और आर्सेनिक, तो वो आ जाता है आपका येलो में। तो येलो में आर्सेनिक +3 +5 और Sn+4। इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं भूलना है, वो है ब्लैक होते हैं तो पता ही है, जिंक सल्फाइड सफेद होता है, मांस येलो है, मांस पिंक है, CDS येलो है, याद रखना है, और ब्लैक ब्राउन में बिस्मथ को ध्यान रखना है। मतलब याद तो आपको सभी को रखना है, बट मेरे हिसाब से ये 4-5 जो है वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट बुलेट पॉइंट। तो अभी तक हमने क्या किया H2S में, एक बार देख लीजिए ध्यान से। हमने बस पहले बताया आपको कि H2S किस किस तरह से आपको अवेलेबल होता है। तो 3 केसेस बताए, तीनों में सल्फाइड का कंसंट्रेशन देखा हमने। फिर हमने ये देखा कि किस केस में कौन कौन से कैटायन का सल्फाइड प्रेसिपिटेट होता है, वो देखा हमने। और उसके बाद तीसरी चीज देखी कि सल्फाइड्स का कलर कैसा होता है, ये जो इनसॉल्युबल सल्फाइड्स थे इनका कलर कैसा होता है वो देखा हमने। And now write down the next bullet point, and it is magnesium sulfide, aluminium sulfide and aluminium sulfide Al2S3 and chromium sulfide Cr2S3 they exist in solid state, exists only in solid state in aqueous medium they get hydrolyzed। ये भी समझा रहा हूं और ये भी काम में आने वाला पॉइंट है आगे। क्या होता है, जैसे आपके पास एल्यूमिनियम सल्फाइड है और आपके पास वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। अब आप उसको जब पानी में डालते हो, आप सोचोगे उसका एक्वस कंडीशन में आप एल्यूमिनियम और सल्फाइड को अलग अलग कर दो। तो एक्वस स्टेट में जब आप इसको डालोगे ना, तो पानी में, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इनका जो हाइड्रोक्साइड है वो हाईली इनसॉल्युबल है। इनका जो हाइड्रोक्साइड है ना वो हाईली इनसॉल्युबल है। तो ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और हाइड्रोलाइज होकर, खैर सल्फाइड आयन थोड़े बहुत मिलेंगे आपको सॉल्यूशन में, सल्फाइड आयन सॉल्यूशन में मिलेंगे और वो हाइड्रोलाइज होकर हाइड्रोक्साइड देंगे, क्योंकि एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी ना, तो वो बहुत कम सा हाइड्रोक्साइड देंगे। बट वो कम सा हाइड्रोक्साइड भी सफिशिएंट होता है एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करा देने में। तो इस तरह से लिखा हुआ है कि वहां पर आपको हाइड्रोलिसिस होती हुई मिलेगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। सेम इज द केस विथ मैग्नीशियम एंड chromium, they also have very insoluble kind of hydroxide। ठीक है, और अगर इन तीनों में बोलूं कौन है जो सबसे ज्यादा insoluble टाइप है, ये दोनों ज्यादा insoluble है हाइड्रोक्साइड में। बट हाइड्रोलिसिस मैग्नीशियम सल्फाइड भी कर लेता है, हाइड्रोलिसिस मैग्नीशियम सल्फाइड भी कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज जो Fe+3 आयन है, फेरिक आयन, ये रेडॉक्स शो करता है सल्फाइड के साथ, शोज रेडॉक्स विथ सल्फाइड। अभी इसका जो डिटेलिंग है वो बाद में करेंगे, कैसे करता है ये। जब आप किप्स एपरेटस में जब H2S गैस देखेंगे बनता हुआ, वहां पर आसपास में आपको इस रिएक्शन का महत्व समझ में आएगा। ठीक है, वहां आपको इस रिएक्शन का जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इसको लिख लेते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ इनसॉल्युबल सल्फाइड्स। राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ इनसॉल्युबल सल्फाइड्स। तो सुनो, अब यहां पर एक ट्विस्ट है। देखो, मैंने सभी के डिसोल्यूशंस का तरीका आपको बताया। तो अगर आप सेम लॉजिक सल्फाइड में लगाओगे तो हो सकता है आप फेल हो जाओ। कि सल्फाइड है तो खैर देखो, कॉम्प्लेक्स बनाने का विचार तो आपके मन में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सल्फाइड कोई बहुत अच्छा आपने लाइगेंड की तरह उसको यूज होता देखा नहीं है।
ना ही आपने कोई बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स पढ़ा है सल्फाइड के साथ बनता हुआ। तो कॉम्प्लेक्सेशन करके डिसॉल्व करने वाला तरीका तो अच्छा नहीं लगता सल्फाइड के लिए। जैसे कि क्रोमेट कार्बोनेट्स में था, हम एसिड देकर डिसॉल्व कराते थे। और जैसे आप थायोसल्फेट्स की बात कर रहे थे तो वहां पर कॉम्प्लेक्सेशन करके आप डिसॉल्व कराते थे। NaOH हाइड्रोक्साइड्स की बात करते थे तो आप एक्सेस डालकर वहां भी एम्फोथेरिक नेचर देख के कॉम्प्लेक्सेशन कराते थे। अमोनिया में भी कॉम्प्लेक्सेशन कराते थे। यहां पर हम एसिड देके डिसॉल्व कराएंगे। पहली बात तो कैसे डिसॉल्व करेंगे? एसिड देकर डिसॉल्व करेंगे। बट ट्विस्ट ये है कि जब आप देखोगे ना सल्फाइड को तो आपको लगेगा अरे S2 माइनस है, तो S2 माइनस तो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, यही लगेगा कि सल्फाइड तो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। और साथ ही साथ H2S बना रहा है ये H प्लस लेने के बाद, तो H प्लस लेने के बाद ये H2S बना रहा है, तो इससे समझ आता है कि यार ये तो वोलेटाइल प्रोडक्ट भी बना रहा है। तो ये तो डाइल्यूट एसिड्स क्या, ये तो वीक एसिड में भी घुल जाना चाहिए अगर हम उसी लॉजिक को आगे चलाएं तो। बट मैंने आपको हमेशा से कहा है कि कोई भी लॉजिक को एकदम इन जनरल नहीं लगा देना है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो यहां पर जो H2S का डिसोल्यूशन है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बात वही है ना, वो हम लॉजिक लगा तो रहे, लेकिन मान लो अगर कोई बहुत ज्यादा ही इनसॉल्युबल है, सल्फाइड्स दे ही बहुत कम रहा है वो सॉल्यूशन में, तो वो एसिड भी इनफ नहीं होगा उसको डिसॉल्व करने में। तो सल्फाइड्स की डिसोल्यूशन थोड़ी सी स्पेशल है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखो, इसको डिसॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं 3 तरह के एसिड्स का। एक तो हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब आपको अगर लग रहा होगा सर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं यूज होता है, वो पैसिवेशन वगैरह करा देता है, इस वजह से उसको जनरली यूज नहीं करते लैब में। वो टेस्ट के समय आप देखोगे भी, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ही यूज करते हैं गर्म करके, हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। एंड देन HCl यूज कर रहे हैं, या H2SO4 लिख लो आप। एंड देन कम्स वीक एसिटिक एसिड। तो सल्फाइड्स के लिए हम इनको यूज करते हैं डिसोल्यूशन के लिए, इनको यूज करते हैं। तो देखो, ये जो है ना, ये सबसे इफेक्टिव डिसोल्यूशन करा सकता है, सबसे इफेक्टिव डिसोल्यूशन ये करा सकता है, क्योंकि इसके पास ना 2 काम है। ये सल्फाइड को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। देखो, करना अल्टीमेटली सल्फाइड को गायब है ना, यही ना करना है, सल्फाइड को गायब करना है। अब जैसे कार्बोनेट था, उसको गायब करना था, तो कार्बोनेट को ऑक्सीडाइज कर पाना तो संभव था नहीं, तो इसलिए हम कार्बोनेट को वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाकर उड़ा रहे थे। लेकिन सल्फाइड तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, और नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये सबसे इफेक्टिव डिसोल्यूशन इसलिए करता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और साथ ही साथ ये एसिड भी। तो एसिड देकर भी ये सल्फाइड को उड़ा सकता है H प्लस देकर, और ऑक्सीडाइज करके भी कर सकता है। अच्छा, HCl की बात करी जाए तो ठीक है, ये एसिड है तो H प्लस देकर उड़ा सकता है, एसिड है तो H प्लस देकर उड़ा सकता है, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। एंड ये तो भाई वीक एसिड है, तो इसकी जो चांसेस है वो काफी कम है। तो ये 3 चीजें हम यूज करेंगे डिसोल्यूशन के लिए। अब आप अपने मन से मनगढ़ंत कुछ भी यूज मत कर लीजिएगा कि सर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक डाल देंगे तो हो जाएगा, ऐसा डाल देंगे हो जाएगा, वैसा नहीं, यही यूज करते हैं फिलहाल, आप इतना ही समझिए। प्रैक्टिकल रीजंस क्या है वो लेटर हाफ ऑफ चैप्टर में समझ आएगा आपको। अब इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स ही लिखेंगे। सबसे पहली चीज, सबसे जिद्दी प्रेसिपिटेट कौन है, वो याद होना बहुत जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है ये याद होना। सबसे जिद्दी प्रेसिपिटेट कौन है सल्फाइड में, तो वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS। ये मात्र ऐसा प्रेसिपिटेट है जो कि हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक में भी नहीं घुलता। जी हां, ये हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक में भी नहीं घुलता, इज only insoluble sulfide, is the only insoluble sulfide which is insoluble in hot
हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये इतना जिद्दी है, क्यों ऐसा है? केएसपी लो है, बस और क्या बोलेंगे। केएसपी काफी लो है, इस वजह से ये ऐसा टेंडेंसी शो कर रहा है। फिर दूसरी बात आती है, तो सर क्या ये कभी घुल सकता है? हाँ घुलता है, एक्वा रीजिया लाना पड़ता है, एसिड्स का बाप। तो ये सॉल्युबल होगा एक्वा रीजिया में, इज सॉल्युबल इन एक्वा रीजिया, इज सॉल्युबल इन एक्वा रीजिया, इसमें सॉल्युबल होता है। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट, ये जो MnS है, मांस, पढ़ा था हमने मांस, पिंक बफ कलर्ड, ये सबसे लल्लू प्रेसिपिटेट है, मतलब इसकी KSP काफी हाई होती है, मतलब जितने भी इनसॉल्युबल हैं उनमें से सबसे सॉल्युबल ये है। तो ये बेचारा वीक एसिटिक एसिड में भी घुल जाता है, ठीक है। तो MnS इज द ओनली सल्फाइड। तो समझ गए, एक HGS जो सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल, और ये MnS इनसॉल्युबलों में से सबसे ज्यादा सॉल्युबल MnS। तो MnS इज ओनली सल्फाइड which is soluble in एसिटिक एसिड CH3COH, इसमें सॉल्युबल होता है। देन आ जाते हैं इसमें डाइल्यूट HCl में कौन कौन घुलता है, डाइल्यूट HCl में कौन कौन घुलता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब आप देखो, इसको भी थोड़ा लॉजिकली सोचो, डाइल्यूट HCl में कौन कौन घुलता है। तो एक तो पक्का हो गया कि कौन घुलेगा, MnS घुलेगा, MnS घुलेगा, ये पक्का हो गया भाई, MnS घुल जाएगा, पक्का हो गया, क्योंकि वो तो वीक एसिटिक एसिड में घुल रहा है, तो HCl तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। दूसरी बात, अब आप इधर देखो आप यहां पर आओ, ये इस लिस्ट को आप देखिए, अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे, तो ये लोग प्रेसिपिटेट हो रहे थे, किसमें? H2S इन HCl, मतलब भाई HCl के होते हुए भी वो प्रेसिपिटेट हो रहे थे, इसका मतलब ये HCl डालने से भी नहीं घुलेंगे, वही मतलब हुआ ना, उसको उल्टा सोचो तो ये HCl के प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट हो रहे थे, मतलब बहुत कम सल्फाइड था तो भी प्रेसिपिटेट हो रहे थे। तो जब आप इनमें HCl डालोगे इसको घोलने के लिए, क्या ये घुलने वाले हैं? नहीं घुलेंगे, ये नहीं घुलेंगे, ये इनसॉल्युबल ही रहेंगे, ये HCl डालने से भी नहीं घुलेंगे, क्योंकि बहुत जिद्दी प्रेसिपिटेट्स हैं, ये नहीं घुलने वाले। हाँ हो सकता है इसमें से कोई घुल जाए, ये हो सकता है इसमें से कोई घुल जाए, बट हाँ वो ये नहीं होगा, क्योंकि ये लोग यहां भी इनसॉल्युबल हैं, ये लोग H2S HCl में भी इनसॉल्युबल हैं, लेकिन जब हम HCl डालेंगे तो ये तो स्टिल इनसॉल्युबल रहेंगे, बट हो सकता है इसके अलावा कोई सॉल्युबल हो जाए, समझ रहे हो बात, इसके अलावा कोई सॉल्युबल हो जाए। जैसे कि MnS तो हो गया, एक और चीज समझ आती है, अगर आप ZnS को देखो, तो ये H2S, प्योर H2S में आकर इनसॉल्युबल हो रहा है, अब प्योर H2S में आकर इनसॉल्युबल हो रहा है। तो इससे समझ में आता है कि जो ZnS है, जब HCl डाला गया होगा तो वो घुल गया होगा, ठीक है, जब HCl डाला गया होगा तो घुल गया होगा, ऐसा मान लीजिए आप। और यहां पर मैं बताऊं तो कौन कौन है जो HCl में घुलता है, वो है MnS, एक ZnS भी ठीक है, लॉजिकली ठीक लग रहा है, हाँ सर घुल सकता है, ये तो नहीं बोल सकते नहीं घुल सकता, घुल सकता है, बिल्कुल घुल सकता है। साथ ही साथ अब वो जो Na2S वाले प्रेसिपिटेट्स थे, उसमें से भी एक है आपका FeS, वो भी एसिड डालने से घुल जाता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, याद रखना पड़ेगा FeS को, बट हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ठीक है, घुल सकता है, ठीक है, घुल सकता है। सो FeS
ये 3 है। अब आप बोलोगे सर पीबीएस भी देखो, सर पीबीएस भी यहां नहीं है, सर पीबीएस यहां नहीं है, तो सॉरी पीबीएस नहीं, क्या हो गया, और इसमें पीबीएस तो है, और कौन आ रहा है इधर, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट आपकी इस लिस्ट में नहीं आ रहा है ना, एक्स वाली लिस्ट में कोबाल्ट नहीं आ रहा है, देखो। तो अब आप ऐसा मत सोचना कि कोबाल्ट नहीं आ रहा है तो कोबाल्ट भी घुल जाएगा, नहीं घुलता है कोबाल्ट भी, ठीक है, कोबाल्ट नहीं घुलता। जब आप कोबाल्ट सल्फाइड में HCl डालोगे तो कोबाल्ट सल्फाइड सोल्यूबल नहीं है। हाँ Fe जो है वो सोल्यूबल है। दिस इज द ओनली ब्लैक कलर्ड सल्फाइड विच इज सोल्यूबल। तो HCl में कौन कौन घुल रहा है ये तो याद ही रहेगा, ZnS भी ध्यान ही रहेगा क्योंकि X प्लस ZnS आ रहा था अलग से, और इन ब्लैक कलर्ड में से FeS घुलता है, याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने लॉजिकली भी आपको बता दिया है किस तरह से सोचना है। तो दीज आर द ओनली इनसॉल्युबल sulfides soluble in dilute HCl, and FeS is the only black colored sulfide, ऐसे भी याद रखना, only black colored, बाकी और कोई नहीं है, बाकी जितने भी ब्लैक कलर्ड है वो सब इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो ये आपके पास चीजें निकल कर आ गई, एंड दिस इज ऑल अबाउट H2S, और ये हो गए आपके रिएजेंट्स खत्म। दिस इज द एंड ऑफ रिएजेंट्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ ड्राई टेस्ट्स। तो ड्राई टेस्ट से शुरू करेंगे हम, ठीक है। और ड्राई टेस्ट शुरू में आपको थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं होता है, कुछ आयंस वगैरह नहीं होते ज्यादा, तो थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं। बट ड्राई टेस्ट के बेसिस पे आप चैप्टर को जज मत करना। आगे का जो वेट टेस्ट जहां से शुरू होगा हमारा, वहां से आपको काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा ढंग से। एक बात और मैं बता दूं, आगे अब जो पढ़ने वाले इसमें आपको, अगर आप ऐसा सोच रहे हो बहुत लॉजिकल लगेगा, ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज्यादा याद करने वाली चीजें रहेंगी आगे, ठीक है। आपको कलर याद करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्वेशन याद करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन भी बहुत जरूरी है, आपको मतलब प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या करना होगा, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है तो प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कलर के बारे में, फ्यूम्स के बारे में, जो भी चीजें ऑब्जर्व आ रही हैं, ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं कि पहले डाले तो ये हुआ, थोड़े देर बाद रखे रखे ये कलर हो गया, ऐसा हो गया, फिर उसमें ये डाल दिए तो इंटेंसिफाई हो गया, वगैरह वगैरह, जो भी प्रैक्टिकल चीजें हैं आपको उनमें फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ जेडी ली की पीडीएफ से ही पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था। तो वो पीडीएफ मैं अपलोड भी कर दूंगा अपने इसी जो सॉल्ट एनालिसिस वाला फोल्डर है चैप्टर का, उसी में। तो जेडी ली की पीडीएफ, लेकिन आप ये सोचेंगे कि आप अभी जेडी ली पढ़ लें और लेक्चर्स ना देखें तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में, आपको ऐसे कुछ ढंग से नहीं समझ आएगा। आप उसको देखिएगा और लेक्चर्स देखिएगा, उसके बाद फिर वो चीजों को पढ़िएगा तो बहुत स्मूथली आपको चीजें लगेंगी कि हाँ यार ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप ये पढ़ेंगे लेक्चर्स के बाद, तो आप अगर एक बार दो बार पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, याद नहीं हो रहा है, तो ऐसा मत करिएगा, छोड़िएगा मत चैप्टर को, क्योंकि ये 2 बार 3 बार पढ़ने में एकदम सॉलिड तरीके से याद हो जाए, ऐसा बहुत रेयर बच्चों के साथ होता है, ठीक है। तो कम से कम आप ना इसको 5 बार, जब आप इसको 5 बार कंप्लीटली पढ़ लें, 5 बार कंप्लीटली जब आप पढ़ लेंगे तब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, और उसके बाद जब इसके क्वेश्चंस लगाएंगे हम ना, तो आपको समझ आएगा जब आप अप्लाई करने लगोगे। अभी क्वेश्चन नहीं लगाना है, अभी पूरा याद करना है, कम से कम नहीं तो 5 बार पढ़ना है, याद होनी चाहिए चीजें, फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस यही प्रोसीजर रहने वाला है, इसको फॉलो करिए ढंग से, और ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये मैं तो कह रहा हूं 10 जनवरी के पहले हमारा
सॉल्ट एनालिसिस भी पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर सॉल्ट एनालिसिस के बाद ब्लॉक करने से पहले थोड़े सवाल करेंगे ज्यादा, ठीक है, थोड़े क्वेश्चन वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर ब्लॉक केमिस्ट्री शुरू कर देंगे। एंड ब्लॉक केमिस्ट्री ऑल्सो ज्यादा नहीं रहेगा उसमें, विद इन अ मंथ वो भी खत्म हो जाएगा, विद इन अ मंथ, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगा। ओके देन, बाय।